हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति स्टडी सर्कल में। मेरा नाम है शुभम और आज का ये जो वीडियो है वो है क्लास 10th के बच्चों के लिए जो कि NIOS से पढ़ रहे हैं और उनका चैप्टर है 9। इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट है, चैप्टर 9 है जिसका नाम है मांग। तो आज पहला पार्ट है उसका और देखते हैं। 2-3 क्वेश्चन हैं, उसको अच्छे से समझते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आते हैं, पेपर में पूछे आते हैं। आप अगर ये समझ लेंगे तो आप एक तरह से पूरा का पूरा चैप्टर जो है आसानी से समझ सकते हैं। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो समझिए। जैसे मांग चैप्टर है, चैप्टर का नाम जो है मांग है, तो इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो मांग मांग वस्तु की वह मात्रा है जो एक दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदी जाती है। यानी मांग जो है वस्तु की एक मात्रा होती है जो एक दिए गए समय पर और एक दी गई कीमत पर, ठीक है, दिए गए समय में और दिए गए कीमत पर खरीदी जाती है। जैसे कि एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ कि जैसे कि हम टेंट वगैरह बुकिंग कराते हैं तो उसमें एक डेट होता है, उस डेट का हम उसे पैसे देते हैं और उस वस्तु का यूज़ करते हैं लेके। ठीक है, तो वो उस दिन के लिए हमारी उस वस्तु की क्या होती है, वो मांग होती है। जैसे 100 टेबल चाहिए, 200 टेबल चाहिए, वो सब हमारी क्या है, टेंट वाले से मांग। किस चीज़ की? उन वस्तुओं की। ठीक है, तो मांग की परिभाषा के 3 घटक हैं। मांग की जो परिभाषा है वो कैसे पूरी होती है, उसके जो 3 तत्व हैं, अगर ये 3 तत्व पाए जाते हैं किसी भी चीज़ में तब जाके वो हमारी क्या कहलाएगी, मांग कहलाएगी। सबसे पहला है वस्तु की कीमत, कि हम जिस वस्तु की मांग करते हैं उसकी तो पहली बात कीमत होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ वस्तु की खरीदी गई मात्रा, कि हम उस वस्तु को कितना खरीद रहे हैं उसकी मात्रा भी होना चाहिए। और तीसरा है समय अवधि होनी चाहिए, कि उसे हम किस समय में खरीद रहे हैं, मतलब उसकी एक समय अवधि ज़रूर होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है एक, वर्षा ने गत सप्ताह 25 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत पर 1 किलोग्राम चावल खरीदा। तो वर्षा ने पिछले सप्ताह 25 रुपये प्रति किलोग्राम में 1 किलोग्राम चावल खरीदा। तो इसमें देखो, पिछले सप्ताह, गत सप्ताह, समय आ गया, 25 रुपये प्रति किलोग्राम ये कीमत आ गई, और 1 किलोग्राम चावल खरीदा, यानी 1 किलोग्राम खरीदा उसने, ये उसकी क्या होगी, वस्तु की मात्रा हो गई। तो ये चावल की वर्षा के लिए क्या है, मांग है। ठीक है, क्योंकि इसमें कीमत भी है, मात्रा भी है और समय अवधि भी है। और मोटे तौर पे आप ये चीज़ याद रखना कि मांग, कोई भी वस्तु की मांग तब बनती है जब उसकी कीमत हो और उसकी मात्रा हो और उसकी एक समय अवधि हो। अब इसी तरह से एक मैंने एग्जांपल और लिया है आपको अच्छे से समझाने के लिए, कि नितिन ने पिछले महीने 2 जोड़ी जूते खरीदे। तो यहाँ देखिए क्या क्या है, पिछले महीने, अवधि आ गई, समय अवधि आ गई, 2 जोड़ी जूते, ये मात्रा आ गई। ठीक है, लेकिन खरीदे, इसके बाद इसमें हमें कहीं भी जो है इसकी कीमत, जो जूते की कीमत है वो पता नहीं चल रही। तो ये हमारी क्या है, वस्तु की मांग है? नहीं है। तो ये हमारी वस्तु की मांग नहीं होगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बनता है, आता है क्वेश्चन में। ओके, तो क्वेश्चन हमारा दूसरा है कि मांग और इच्छा में क्या अंतर है। ठीक है, मांग और इच्छा में क्या अंतर है, तो इसे समझते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा है, कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु अथवा सेवा की इच्छा कर सकता है, लेकिन वस्तु की इच्छा मात्र से बिना कीमत चुकाए उस वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु और सेवा की इच्छा कर सकता है, लेकिन जब तक वो उस वस्तु की कीमत नहीं चुकाता तब तक उसे वो वस्तु प्राप्त नहीं होती, तब तक उसे वो वस्तु नहीं मिल सकती। अब यहाँ दूसरा पॉइंट है, यदि वस्तु की इच्छा करने वाला व्यक्ति उसकी कीमत चुका देता है तो उस व्यक्ति की वह वस्तु मांग बन जाती है। अगर कोई व्यक्ति उस वस्तु की कीमत दे देता है तो वो वस्तु उस व्यक्ति की मांग बन जाती है। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति है, उसे दूध खरीदने की इच्छा हो रही है लेकिन वो उसकी कीमत नहीं चुकाता। ठीक है, और
उसी टाइम एक दूसरा व्यक्ति आता है, वो उसकी कीमत चुकाकर वो दूध ले लेता है। तो वो जो जिस व्यक्ति ने ले लिया वो दूध कीमत चुकाकर, ठीक है, तो वो उस व्यक्ति की जो दूध है वो उस व्यक्ति की मांग बन जाती है, और जिसने कीमत नहीं चुकाई थी वो उस व्यक्ति की इच्छा ही रहती है। जैसे मैंने यहाँ एक ब्रैकेट में लिख भी रखा है पॉइंट कि अगर कीमत नहीं चुकाता है तो वह इच्छा ही रहती है। अगर हम किसी वस्तु की कीमत नहीं चुकाते हैं तो वो हमारी इच्छा ही रहती है, लेकिन जब हम उसे कीमत चुकाकर खरीद लेते हैं तो वो हमारी मांग बन जाती है। अब अगला क्वेश्चन है, ओके, व्यक्तिगत मांग को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है, कि व्यक्तिगत मांग जो है वो कैसे प्रभावित होती है। तो व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जो व्यक्तिगत क्रेता दी गई कीमत पर दिए गए समय में खरीदने के लिए तत्पर रहता है। मतलब व्यक्तिगत मांग किसी वस्तु की वो मात्रा है जिसमें व्यक्तिगत क्रेता, मतलब जो खरीद रहा है, वो दिए गए कीमत पर और दिए गए समय में खरीदने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, कि उसे वो रेट ठीक लग रहा है तो वो खरीदता है, तो वो क्या होती है, व्यक्तिगत मांग होती है। अब यहाँ एक पॉइंट है, समझना इस बात को कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु की मात्रा को कितना खरीदने के लिए तत्पर है, कितना खरीदने के लिए तैयार है, मांग के निर्धारक पर निर्भर करता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी वस्तु को उसकी कितनी मात्रा को खरीदना चाहता है। ठीक है, वो मांग के निर्धारक पर निर्भर करता है, ठीक है, कि वो कितना खरीदेगा। आगे बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है मांग के निर्धारक। निर्धारक का मतलब है निश्चित करना। तो मांग कैसे निश्चित होती है, कैसे निर्धारित होती है, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट है वस्तु की कीमत। तो इसका मैंने पॉइंट लिख रखा है कि किसी वस्तु की कम कीमत पर अधिक तथा अधिक कीमत पर कम मात्रा खरीदने के लिए तत्पर। जब किसी वस्तु की कम कीमत होती है तो उस वस्तु की मात्रा को हम ज़्यादा खरीदने की कोशिश करते हैं, और जब उस वस्तु की कीमत अधिक होती है तब हम उस वस्तु की मात्रा को कम खरीदने की कोशिश करते हैं। तो वस्तु की मात्रा पे प्रभाव कौन डालता है, कीमत। ठीक है, कीमत के जो कीमत होगी उसके हिसाब से हम सामान खरीदते हैं। और दूसरा पॉइंट है यदि मांग को प्रभावित करने वाले अन्य कारकों में कोई परिवर्तन ना हो, जैसे मांग को निर्धारित करने वाले जो भी और भी अन्य कारक हैं, अगर उसमें कोई परिवर्तन ना हो तब ये चीज़ होती है। ठीक है, लेकिन जैसे यहाँ अगर कम कीमत है और चीज़ें ख़राब है तो वो आदमी भी वो कम ही खरीदेगा। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खरीद लेगा, ख़राब चीज़ है तो, ऐसा नहीं है। अगर वो चीज़ें अच्छी हैं और कम कीमत में है तो वो आदमी खरीदता है। जैसे दूसरा कारक क्या है, संबंधित वस्तुओं की कीमत, कि उससे संबंधित जो भी वस्तुएं हैं उसकी कीमत क्या है। पहला, अब इसका मैंने पहला पॉइंट लिखा है, मांग संबंधित वस्तुओं की कीमत से भी प्रभावित होती है। यह दो प्रकार की हो सकती है। मांग जो है संबंधित वस्तुओं से भी प्रभावित होती हैं। इसके दो प्रकार हो सकते हैं, जैसे स्थानापन्न वस्तुएं, मतलब ऐसी वस्तुएं जो एक दूसरे के स्थान पर आसानी से प्रयोग की जा सकती हैं, जैसे कोक तथा पेप्सी। जैसे मान लीजिए दोनों कोल्ड ड्रिंक है, अगर कोक 100 रुपये की है और पेप्सी 70 रुपये की है तो कौन से खरीदेंगे आप, ये वाली खरीदेंगे। दोनों चीज़ एक ही है, ठीक है, लेकिन ये सस्ती है ये महंगी है तो इसे खरीदेंगे। ठीक, तो एक तो ये चीज़ें भी प्रभावित करती है कि उससे संबंधित वस्तुओं की क्या कीमत है। और दूसरी पूरक वस्तुएं। पूरक वस्तुएं मतलब जो किसी विशेष आवश्यकता की संतुष्टि करने में साथ साथ प्रयोग की जाती है। जैसे कोई भी विशेष आवश्यकता है उसकी संतुष्टि को पूरा करने के लिए हम उस चीज़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कार तथा पेट्रोल। जैसे कार है हमारे पास तो हमें पेट्रोल भी खरीदना पड़ता है। बस अब अगला पॉइंट ये है कि ये याद रखने वाली बात है कि वस्तु की मांग और पूरक वस्तु की कीमत में विपरीत संबंध होता है। कि हम किसी वस्तु की मांग करते हैं तो हमें उसके साथ साथ, जैसे मान लीजिए कार है तो उसके साथ साथ हमें पेट्रोल की भी कीमत चुकानी पड़ती है कार का यूज़ करने के लिए। ठीक है,
तो इसीलिए जो है वस्तु की मांग और पूरक वस्तुओं की कीमत में विपरीत संबंध है, उल्टे संबंध है। ठीक है, अब हमारा अगला पॉइंट है, पॉइंट तीसरा है। ठीक है, क्रेता की आय जो मांग को निर्धारित करती है, उसका तीसरा पॉइंट है क्रेता की आय। अब ये कैसे प्रभावित करती है? पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि क्रेता की आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग अधिक और निकृष्ट वस्तुओं की मांग में कमी होती है। तो सामान्य वस्तुएं क्या होती हैं? ऐसी वस्तुएं जो हम डायरेक्ट पैसे देकर खरीदते हैं। ओके, जैसे हमें गेहूं खरीदना है तो हम डायरेक्ट खरीदते हैं, चावल खरीदना है तो हम डायरेक्ट खरीदते हैं। तो अगर हमारी आय बढ़ती है तो वो हम ज़्यादा खरीदेंगे, उसकी मांग बढ़ेगी। ठीक है, सामान्य वस्तुओं की। और निकृष्ट वस्तुएं मतलब कि जो निम्न कोटि की होती हैं, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं सेकंड हैंडेड। ठीक है, तो जैसे कोई व्यक्ति है, अगर वो कोई चीज़ यूज़ कर रहा है, वो खुद यूज़ करने के बाद वो किसी दूसरे को दे दे, फिर वो उस वस्तु को कम रेट में दे रहा है। ठीक है, तो एक तरह से कुल मिला के कह सकते हैं कि सेकंड हैंड चीज़ें। निकृष्ट वस्तुएं मतलब निम्न कोटि की वस्तुएं। और उसी का उल्टा ये पॉइंट है कि आय घटने पर सामान्य वस्तुओं की मांग में कमी आती है और निकृष्ट वस्तुओं की मांग अधिक होती है। मतलब आय घटने पर सामान्य वस्तुओं की मांग में कमी आती है और निकृष्ट वस्तुओं की मांग अधिक होती है। ठीक है, तो इन दो पॉइंट को याद रखना है कि आय बढ़ने पर सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती है, घटने पर घटती है, और निकृष्ट वस्तुओं की आय बढ़ने पर कम होती है और आय घटने पर अधिक होती है। ठीक है, अब आगे मैंने पॉइंट लिख रखे हैं सामान्य वस्तुएं। इसी चीज़ का मैं एग्जांपल आपको समझाता हूँ, तो यहाँ याद रखना, आता है पेपर में। ठीक है, इसीलिए करवा रहा हूँ। सामान्य वस्तुएं जिनकी मांग आय बढ़ने पर बढ़ती हैं, जैसे फल हो गया, मक्खन हो गया, और भी जो पर्सनल चीज़ें यूज़ करते हैं वो हो गई। ठीक है, इन वस्तुओं की मांग क्रेता की आय से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। अगर क्रेता की आय बढ़ेगी तो खरीदेगा, नहीं बढ़ेगी तो नहीं खरीदेगा। अब दूसरा पॉइंट है बी, निकृष्ट वस्तुएं। जो निकृष्ट वस्तुएं हैं वो क्या है? यहाँ जिनकी मांग आय बढ़ने पर कम होती हैं, जैसे ज्वार, बाजरा आदि। ठीक है, कि निकृष्ट वस्तुएं ऐसे वस्तुएं हो गई जिनकी मांग कम होती है आय बढ़ने पर, जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और भी काफ़ी सारी चीज़ें हो गई जो निम्न कोटि की होती हैं। ठीक है, यहाँ भी मैंने एक पॉइंट लिख रखा है कि क्रेता की आय और निकृष्ट वस्तुओं में विपरीत संबंध है। जो सामान्य वस्तुएं हैं उनमें क्या होता है कि प्रत्यक्ष संबंध होता है क्रेता की आय में और वस्तुओं की मांग में, लेकिन निकृष्ट वस्तुएं में अप्रत्यक्ष संबंध होता है, विपरीत, उसका उल्टा होता है पूरा। और निकृष्ट वस्तुओं में क्रेता की आय में और निकृष्ट वस्तुओं में विपरीत संबंध होता है। ठीक है, अगर क्रेता की आय बढ़ेगी तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग कम होगी, अगर क्रेता की आय घटेगी तो निकृष्ट वस्तुओं की मांग ज़्यादा होंगी। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। उम्मीद करता हूँ कि इतना अभी समझ में आया होगा। अगर समझ में सही से नहीं आया तो वीडियो को एक बार दोबारा देखिए, पॉज करके इसके नोट्स उतारिए। ठीक है, तब और अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद आप बुक पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी, बहुत इजी लगेगी आपको बुक। ओके, तो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिए और समझिए। ठीक है, इसमें सिर्फ मैंने क्वेश्चन लिखे हैं, फालतू की चीज़ें और कुछ नहीं लिखी हैं, सिर्फ क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब चौथा पॉइंट है क्रेता की रुचि और अधिमान। अधिमान का मतलब प्राथमिकता वो किसे देता है, जो खरीदने वाला व्यक्ति है वो प्राथमिकता किस वस्तु को देता है। तो इसमें पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है कि उन वस्तुओं की मांग में वृद्धि जिनको क्रेता श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, मतलब उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है जिसको खरीदने वाला जो है अच्छा समझता है, श्रेष्ठ समझता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मोनिका सलवार और कमीज की तुलना में जींस और टॉप को श्रेष्ठ मानती हैं जो फैशन में हैं। तो मोनिका जो है जीन्स और टॉप को अच्छा मानती है, तो मांग किसकी बढ़ेगी, सलवार और कमीज की? नहीं, जीन्स और टॉप की। क्यों? क्योंकि मोनिका जो है जीन्स और टॉप को अच्छा मानती है।
तो जीन्स और टॉप की ही मांग बढ़ेगी, ना कि सलवार और कमीज़ की। और दूसरा पॉइंट मैंने लिख रखा है, उन वस्तुओं की मांग में कमी जिन्हें क्रेता श्रेष्ठ नहीं मानता, जो फैशन में नहीं है। मतलब उन वस्तुओं की मांग में कमी आएंगी जो क्रेता को लगता है, मतलब खरीदने वाले को लगता है कि ये फैशन में नहीं है, अच्छे नहीं है, ठीक है, श्रेष्ठ नहीं है, तो उन वस्तुओं की मांग में क्या आएगी, कमी आएगी। जैसे कि यहाँ सलवार और कमीज को वो श्रेष्ठ नहीं मान रही थी, तो उसकी क्या होगी, कमी होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब ये जो इसके आगे से है वो दूसरे पार्ट में हम कवर करेंगे। तो पार्ट 1 यहाँ हमारा कंप्लीट होता है। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर देना यार। और मेरे से जुड़ने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और उसके बगल में नोटिफिकेशन बेल आती है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि मेरी जो भी नई वीडियो डले उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। ये पार्ट 1 था, सब्सक्राइब करके रखना। पार्ट 2 की नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।